IT department, XYZ. किसी भी प्रश्न किसी भी चीज में फेस देना चाहते हैं। सर और रहे हैं नहीं पानी सर नहीं पानी थैंक यू। सर वो मैग्नेटिज्म के पास पेपर और नोट पेपर वाले नोट्स नहीं पास पेपर और नोट टॉपिकल मैग्नेटिज्म और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा मैं देखता हूँ। ऐसे और क्या रहेगा थर्मल और बस जो रह गया उसको छोड़ दो, जो हो गया उसकी फिक्र करो। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की थी कौन सी पास पेपर की कौन सी वाली? पास पेपर क्लासेस की। हाँ वो बहुत क्लटर हो गया ना, मेरे लिए भी मसला हो रहा है। रिकॉर्डिंग उसी दिन वो ग्रुप के ऊपर इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं कि अब मैंने उसका हल निकाला है कि मैं अपना चैनल यूज कर रहा हूँ और मैं वो रिकॉर्डिंग वहाँ शिफ्ट करूँगा। मैं जिसको जब देखी क्योंकि ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है। रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के बाद उसमें लिखा हुआ नहीं होता ना, वो जूम में नाम नहीं आता, मतलब क्लास का कोई नाम से टाइम आता है। तो मैंने ग्रुप पे फाइल डाली है, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। देखिए चैप्टर का नाम है तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो टॉपिक है हाँ कौन सी क्लास? मिसलीनियस वाली क्लास ओवर सुनो अगर मिसलीनियस वाली क्लास है तो वो सुपरसीड होगी कि मेरी क्लास है। वो नहीं है वो अभी आई है। अगर टीए की क्लास है तो मेरी क्लास ले लो, टीए की क्लास बाद में ले लो। अगर किसी टीचर की क्लास है तो फिर आप छोड़ो। सिर्फ वो मेरे से ज्यादा की बात है। टीए की क्लास के बाद भी इसने पेपर अभी तो मिस नहीं आई, पेपर
हाँ ठीक है, वो तो जैसे करना कर लो। ग्रैंड टेस्ट जिनका आज हो गया आज हो जाएगा, वरना कल हो जाएगा। कुर्सियां ही नहीं है, कहाँ बैठे? सब तो वो जितने लोग ये दोनों तो जा रहे हैं, तो मूव करना कल। देखिए हमने सच बोला। एक बच्चा और सामने पेपर करो। चलो चलो, जिसको बैठना है बैठो, जल्दी करो। वो कुर्सियां बराबर से आ जाएगी, बैठ जाओ, जो बैठ सकते हैं बैठ जाओ। एक बच्चे ने हाँ वो करो। अरे बाहर चलो अब पढ़ाना शुरू कर देता हूँ यहाँ से नहीं हाँ। सर आपको बता लगा क्लास तो अगर कोई नहीं है तो वेब रिकॉर्ड करके डाल दो, सब ऑफर नहीं बची है, सब परेशान है। पूरा साल खेल कूद के 2 साल से पेपर नहीं दिया, तो परेशान हो गए। सर ऐसा नहीं था। 2 साल से पेपर दिया सीआई में। सर ये दिया सर कभी दिया से बैठे सर, उसे हमारी क्या गलती है सर एग्जैक्टली 2 साल पहले दिया था ना। 2 साल पहले दिया। अभी ये बात में ये असली इनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें तो इनको पुश करना है। पुश करना है, मगर इस तरह तो नहीं एक बच्चा बैठा है पढ़ा। मेरा रुचि के एक भी नहीं है तो भी मैं ये बात की ये टास्क के लिए। चलो अब सब लोग ये वाली फाइल देखो, ये फाइल मैंने ग्रुप पे डाली भी है, तुम लोग चाहो तो फाइल ग्रुप पे देख लो या इस पे खोल लो। चलो शुरू करो। पहला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू है, करंट का टॉपिक है, एमसीक्यू स्पीड के साथ कर सकते हो। सर हाँ सर ये पासवर्ड लगा हुआ है आपका फाइल में। मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है, अक्ल से देखो तो। यार तुम ट्राई हाँ सर आप आज काइनेमेटिक्स या अरे यार भाई कर दो यार, इस वक्त छोड़ दो, ये सर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, सब कुछ इस वक्त ये छोड़ दो। इस वक्त बिल्कुल क्लटर है, जो मिल रहा है वो कर दिया जाओ। अभी ये भी नहीं पता कि अब जो 2 से 4 उन्होंने क्लास रखी है उसकी वजह से ग्रेड टेस्ट हो सकता कल हो जाए। यस मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा है। तो इस वक्त अभी बेटा यहाँ यार, अगर हम तो बातें करेंगे ना तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे हेल्प करो। मैं बता चुका हूँ, देखो ये जो चलो शुरू करो। The graphs show the variation in potential difference of current I against circuit elements. अब वो ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ, the 3 circuit elements are a metal wire at constant temperature, a semiconductor diode and filament length. ईयर नंबर चेक करो कौन सा है, पुराना पेपर है ना, तो तुम पुराने एमसीक्यू से मैं शुरू कर रहा हूँ। पुराने एमसीक्यू हमेशा इनकरेजिंग होते हैं। फाइल मैंने ग्रुप पे डाल दी है, फाइल का पासवर्ड है ट्राई, ग्रुप पे खोल लो, बोर्ड पे देख लो, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा ग्रुप पे इस पे यहाँ पर मेरी सपोर्ट करो कि मुझे बताओ कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसमें क्या स्ट्रेट लाइन वाली चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या ये टिपिकल डायोड का स्केच है? यस सर ये कौन है? फिलामेंट फिलामेंट क्यों है? वोल्टेज की तरफ बेंड कर रहा है। अगर कोई ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करे तो उसका मतलब क्या होता है? अगर कोई ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करे तो उसका क्या मतलब है कि उसका फिलामेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है? रेजिस्टेंस कम हो रही है। पंद्रह दिन में गेम खत्म हो। अगर कोई बच्चा इस वक्त ये कहे ना कि फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम हो रही है तो आप बढ़ रही है दोबारा अगर ऐसी बात बोली ना तो बहुत बुरा होगा यार। ओ लेवल से रटा हुआ क्या भाई, ओ लेवल से रटा होना चाहिए कि फिलामेंट की रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। ये भूलने का मतलब तो फिर आप यू भी नहीं आएगा। चलो अब बताओ
इसको दिमाग का अल्ट्रासाउंड करा ले छुट्टियों में। आगे बोलिए। फाइल का पासवर्ड है ट्राई। आप हेडिंग डाल दो एमसीक्यूज ऑन करंट। पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। क्यों? बस आप ईयर नंबर लिखते जाओ और आंसर लिखते जाओ। आप एक बच्चे ने मुझे आंसर बोला बी, ठीक है। आंसर लिखते जाओ, कुछ भी और कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और देखो, चूंकि क्लास ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं साथ साथ आपको वर्किंग शो करूंगा। आपने देखो, आपने ईयर नंबर लिखना है। अगर आप ईयर नंबर लिखोगे और वर्किंग करोगे तो मेरा फायदा है। मुझे वो परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि सर मुझे फील हो रहा है कि आंसर ए है, वो नहीं। आर इज कांस्टेंट और इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ग्राफ किसकी तरफ बेंड कर रहा है? जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करता है, जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड करता है उसका मतलब क्या होता है बताओ? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। देखो, मुझे सबका रिस्पांस चाहिए। आंसर तो ग्रुप पर एक साथ भी डाले जा सकते हैं, उस आंसर का कोई एक्सपर्टी नहीं है। चलो, कल भी पेपर दे सकते हैं ना फिजिक्स का। यार वो स्लॉट का मसला है, टाइम इस वक्त बिल्कुल वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना क्यामत वाला टाइम है, वो है। लेकिन आज हम देख कैसे सर। अरे यार भाई हो जाएगा। अगर क्लास रख ली है तो 12 बजे वाली स्लॉट दी थी, क्लास है वो तो उस अगर देखो, अगर आपकी टीचर की क्लास है या आपका ग्रैंड टेस्ट है तो वो सुपरसीड करेगा ना, टीए क्लास उसके अलावा हो जाएगी। इस वक्त अपने आप को पुरसुकून रखो, जो जो चीजें हो रही हैं उनको अटेंड करो। मैंने आपसे जैसा सर निशान के सामने कह रहा था ना, असल में ये जो आप देख रहे हो ना, इतना एकदम प्रेशर आ गया है, ये हर सीआई में होता है। ओ लेवल में इससे ज्यादा तमाशा लगता है, वहां तो सब्जेक्ट भी 8-8 9 होते हैं। मतलब मैंने बच्चों को देखा, वो सुबह निकलते हैं, रात तक वो ट्यूशंस पे और भाग रहे, समझ नहीं आता, रात को तो अपना घर भूल जाते हैं। इतना प्रेशर ओ लेवल। ये तो आपके 3 सब्जेक्ट है ना, ओ लेवल में बाद लोगों के 10-10 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसी मैराथन लगती है, टीचर्स के बीच में शर्तें लगी होती है, मैंने 6 घंटे की क्लास की, मैंने 8 घंटे की। यहाँ तो फिर भी चलो इंसानों वाला बिहेवियर चल रहा है, वरना ओ लेवल में तो तबाही मची होती है। अभी मची में इस वक्त तबाही, वर्कशॉप्स हो रही है। तो ये कोई ऐसी चीज है, बस आपको पुरसुकून रहना है, अपना काम ऑर्गेनाइज कर लें। In the circuit below, the battery converts an amount E of chemical energy to electrical. क्या ये EMF है? Yes sir. When charge Q passes through the resistor in time t, which expression give the EMF of the battery and the current in the resistor? देखो, फाइल या तो मोबाइल पे खोल लो, बोर्ड पर देख लो, तुम्हारी मर्जी है। इसी का आंसर है। अब इसमें ये कह रहा है सी। आप लोग अगर कुछ वर्किंग करोगे तो मेरा फायदा होगा। ये लिखा हुआ है E into Q। क्या फॉर्मूलास लिखे हुए हो तो बेस यूनिट सबसे हेल्पफुल होता है। क्या EMF का यूनिट वोल्ट होता है? क्या EMF का यूनिट वोल्ट होता है? और ये जो लिखा हुआ है करंट, क्या करंट का यूनिट एम्पियर होता है? और क्या एम्पियर कूलम पर सेकंड होता है या कूलम इनटू सेकंड होता है? रूल याद रखो, whenever you come across a number of formulas, always shift to base unit। आप ऐसे बैठे रहोगे कि यार सवाल मुझे समझ आ रहा है, you are gone। लिखना पड़ेगा MCQs में, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोग अपने लिए बैठ रहे हैं, कुछ दूसरों के लिए बैठ रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं सी। वजह चलिए वहां पीछे हमारे पास व्हाट इज इट आ जाएगा और सी है। देखो, मैंने वर्किंग शो की है। बेटा तुम फारिग में बैठिए, कॉपी निकालो। जैसे यहीं से देख नहीं, फारिग में बैठो, क्लास से सोचो। ये गलत है ना, ये सोचो बेटा, बैठने का क्या फायदा? तुम पेपर देने आए हो या पेपर चेक करने आए हो? ये तो सोचो। यहाँ से देख रहा हूँ, दोनों समझ। नहीं बेटा ये नहीं करो ना, इस वक्त हमारा साथ दो। मुझे कोई फायदा नहीं इस वक्त, मुझे स्पेक्टेटर थोड़ी चाहिए कि सर मैं देख रहा हूँ आप लोग सही कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। Q is equal to IT, I is equal to Q upon T। मैंने वर्किंग शो की। मैं डाउनलोड कर।
अरे यार 6 तक का खाली रिजल्ट वाले दिन आप डाउनलोड हो जाओगे और वो भी लिखा हुआ है फाइल पर। ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है? देखो इस वक्त मेरा साथ दो प्लीज, मुझे आंसर्स नहीं चाहिए। देखो मुझे आप लोग बताते हो आंसर सी, आंसर्स मैं आपको अभी सारे भेज देता हूं, आप उसको पूरा अपने पास संभाल के रख लो। आंसर नहीं चाहिए, मुझे वर्किंग का प्रूफ चाहिए। देखो EQ का मतलब है जूल कूलम, E अपॉन Q का मतलब क्या है? जूल पर सेकंड। EQ E अपॉन Q का मतलब, अच्छा मुझे कौन सा वाला चाहिए? जूल पर कूलम। तो मुझे EQ सूट करेगा या E अपॉन Q? तो मुझे सूट करेगा E अपॉन Q। E अपॉन Q सूट करेगा और इधर मुझे क्या सूट करेगा? ठीक है, मैंने वर्किंग दिखाई अपने आप को जहन में। Q अपॉन T फॉर I और इधर आ जाओ E इंटू Q। तो कहां पर EQ और Q अपॉन T क्लब हो रहे हैं? C में क्लब हो रहे हैं। सर ये आपने EQ is equals to जूल वाला क्यों लिखा है? दिखाया है ना उसमें ऑप्शन में। E upon Q होगा ना? तो बेटा वो तो ऑप्शन में तो है ना मेरे पास, मुझे ऑप्शंस को तो वैलिडेट करना, मैंने सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या ये किरचॉफ दिख रहा है? जी सर। कह रहे हैं कि द करंट्स आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? ये दो अराइविंग है, दो एग्जिट, ये दो अराइविंग है और ये दो एग्जिट। ये दो लीविंग है। जंक्शन का टू विच डायग्राम डज दिस इक्वेशन अप्लाई? इसमें इसमें नहीं हो सकता, इसमें हो रहा है। इसमें क्या है? I1 और I2, I1 I2 अराइवल है और I3 और I4 डिपार्चर है। तो इसका मतलब ये कौन सा रूल है? किरचॉफ का। चलो ये तो सही हो गया। अब ये वाला, ये जरा चैलेंजिंग है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो आप बड़े गौर से समझ लीजिएगा, वो फॉरएवर काम आती है। कि देखो जो वोल्टेज है ना, वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। मेरे पास 10 पेजेस हो, मैं यहां से आपको देना शुरू करूं, मैं इसको दूं और बोलूं एक पेज तुम रख लो बाकी आगे दो। तो जब मैं इसको 10 पेजेस दूंगा, ये एक पेज रखेगा, तो इसको कितने मिलेंगे? 9, इसके बाद 8, इसके बाद ऐसे चलेगा ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। यहां से कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तवज्जो रखिएगा। जब वो इस पर पहुंचेगा तो ये अपना शेयर रख लेगा, जो भी रखेगा ये अपना शेयर रखकर बाकी इसको देगा, ये अपना शेयर रखेगा, जो बचेगा वो इसको देगा। वोल्टेज बिल्कुल ऐसे कटता है जैसे आप एक कमरे में लोगों में कोई चीज डिवाइड करें। आप यार आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे वो लोग मिठाई डिवाइड कर रहे होते हैं उस तरह। अच्छा अब तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, कितना वोल्ट आ रहा है? 5। What are possible values for the resistance R1, R2, R3? वो कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ो, the potential divider is used to give output of 2 volt and 3 volt from a 5 volt source as shown। यहाँ कितना आ रहा है? और यहाँ पर 2। अब यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, तो 3 कैसे आया? इसका मतलब इसने कितना रखा? 2। फिर यहाँ पर, ठीक है। अब आप गौर से जब ये समझ जाएंगे कि वोल्टेज एक एक करके डिवाइड हो रहा है, सीरीज में जिस रेशो में वोल्टेज डिवाइड होता है उसी रेशो में रेजिस्टर होते हैं। अगर जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं 2 रेजिस्टर लगाता हूं और मैं कहता हूं कि जनाब इसको जाना चाहिए 2 वोल्ट, इसको जाना चाहिए 4 वोल्ट, क्या रेशो है? 1:2। तो क्या इसकी रेजिस्टेंस इधर आके डबल करनी पड़ेगी? क्या रूल था? इन सीरीज रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज। गुड, अब लिंक बन गया। तो आपने कहा कि उसी रेशियो में वोल्टेज जाएगा। अब सवाल बहुत आसान है, अब नीचे याद रखें सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, परफेक्ट। लगाओ आंसर निकालो जल्दी से, 30 सेकंड। ये कह रहा है ए। नहीं, ये किसने बोला? छोड़ो छोड़ो, बोल छोड़ो। जी सर।
सर बी बी, ऐसे सारे बोल दो फिर सोच के। चलो बाकी लोग आपके रेशियो फिटिंग नहीं होगा सर सी है सर सी है सर सी आई एग्री टू फार फुल इंग्लिश आई एग्री वहां भी नहीं है तो उसकी जगह ये इंग्लिश बोलो। यूट्यूब में इस बार तो आसिफ क्या हो प्लीज ले लो यार यार एक दूसरे को हर्ट नहीं करो। आप मुझे बताओ कि रेशो मैंने वर्किंग शो की क्योंकि क्लास ऑनलाइन थी, 2 वोल्ट 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, रेशो क्या बन गई? 2:1:2। तो ये रेशो वहां कहां फिट हो रही है? सी पर। अब देखो तुम्हें सी के ऊपर फोकस नहीं करना, ये एक आंसर है, तुम अपना दिमाग क्लियर करो। नहीं समझ आता मुझसे दोबारा पूछो, अपने दोस्त से पूछो, इसको बहुत सीरियस लो। करंट के एमसीक्यूज बहुत ट्रबल करते हैं, बहुत तंग करते हैं, खासतौर पे इस तरह के सवाल। ये 2 कहां से आया? क्योंकि यहाँ बचा कितना है? 3। अच्छा यहाँ 2 बच गया तो यहाँ 1 कैसे आ गया? ऊपर 3 था, इसने 1 रख लिया, कितना बच गया? 2। जब इसने 2 रखा तो नीचे तो और कुछ नहीं है, तो पूरा 2 इसको मिल गया। That is how voltage breaks. वोल्टेज ऊपर से आए या नीचे से आए, वो बिल्कुल ऐसे डिवाइड होता है जैसे एक कंटेनर में कुछ टॉफीज रखी हैं, आप उसको चलाते जाओ, हर कोई अपना उसमें से शेयर लेता जाएगा और वोल्टेज कम होता जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज हुआ? सीरीज में जो रेशो वोल्टेज का होता है वही रेशो रेजिस्टर का होता है। चलो उसी फाइल में आ जाओ और उसमें अगला क्वेश्चन उठा लो। फिर इसका आंसर तो सी है। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो सर ये सी है इसमें ये कह रहे हैं सी। सी है सी Which equation is used to define resistance? अब ये आपको धोखा देने की कोशिश करेगा जिसको ये पता हो कि क्या हर फॉर्मूला डेफिनेशन है। जरा मैं आपका टेस्ट लेता हूं। क्या फोर्स को यू डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन? बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत। क्या मोमेंटम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? क्या मोमेंटम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सही है। अच्छा क्या पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं W/T? लेकिन क्या पावर को इससे भी डिफाइन कर सकते हैं? क्यों? वो डिराइव्ड है तो इसका मतलब है वही फॉर्मूला डेफिनेशन बन सकता है जो डेफिनेशन के साथ जुड़े। अब आएगा आपका मेमोरी टेस्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? एएस फिजिक्स में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज द पीवी अक्रॉस अ कंडक्टर पर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। ये फॉर्मूला है, मैंने ये पूछा सही है। बेसिकली ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है? सी क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड है और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे सिर्फ ये फिट हो रहा है। चलो पढ़ो। ये इनका फेवरेट है। एक वर्कशॉप में उसने कहा कि हमें सबसे ज्यादा मजा आता है जब हम 2 सर्किट बिल्कुल एक होते हैं लेकिन उनको दिखाते अलग तरह और बच्चा कहता है लो ये तो 2 सर्किट हैं। यानी वो कहते हैं हमें सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन में मजा आता है जब हम बच्चे को एक ही सर्किट 2 तरीकों से बना के दिखाते हैं और बच्चा समझता है 2 सर्किट है। अब आप गौर से देखें, आपको यहाँ नजर आएगा कि ये वो चीज है जिसको ये एंजॉय करता है। ये 2 सेल सीरीज में, ये 2 और ये 2 आपस में यहाँ आ बैटरी बीच में आ गई। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों
और ये वाला लूप और ये वाला लूप आपस में, तो क्या ये असल में एक ही सर्किट को दो तरह दिखाए? तो ये हमें बेवकूफ बना रहा है। पढ़ो। When the four lamps are connected as shown in diagram 2, which statement is correct? See करो, the lamps have normal brightness. ऊपर क्या लिखा है? डायग्राम 1 में क्या पोजीशन है? They have। तो अगर डायग्राम 1 में नॉर्मल ब्राइटनेस है तो डायग्राम 2 में क्यों? क्योंकि डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 आर एक्चुअली द सेम सर्किट। नहीं नहीं, लेकिन ये बात समझो ना, अगर मैं दो लैंप्स को सीरीज में जोड़ूं और फिर पैरेलल में जोड़ूं तो क्या ब्राइटनेस में फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना, लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। अगर तुम इन इमरजेंसी सॉरी इन फिलामेंट लैंप्स सॉरी फ्लोरेसेंट लैंप्स को सीरीज में जोड़ दो तो बहुत फर्क आ जाएगा। सर ब्राइटनेस ज्यादा होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में इक्वल होता है। पैरेलल में सेम होता है। सर नरम कराने के लिए लिखते हैं सर नहीं एमसीक्यू में तो करते हैं। अरे एमसीक्यू में क्यों नरम कराओगे? the filament of a 240 volt 100 watt electric lamp heat up from room temperature to its operating temperature. As it heats up, its resistance increases by a factor of 16. What is the resistance of this lamp at room temperature? सर पहले जो एक्चुअल रेजिस्टेंस थी वो निकालेंगे, फिर उसको बस वही आंसर है क्योंकि रूम टेम्परेचर नहीं सर रूम टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में जा रहा है, निकाल रहा है रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि जो हमें ऑप्शन दिए हुए वो क्या है? रूम टेम्परेचर वाले हैं। जी जी सर। तो ये जो इसने दिया हुआ है द फिलामेंट ऑफ अ 240 100 watt heats up from room temperature, its resistance increases by a factor of 16. तो ये जो इसने ऊपर डेटा दिया हुआ है वो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। तो ये 16 से बढ़ा के दिया हुआ है या 16 पे कम करके दिया? सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करें। एक बच्चा कह रहा है आंसर ए आ रहा है। सर ए ही है इसका आंसर होगा। हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 16 से। नहीं बी होगा। आहिस्ता बेटा, डिवाइड बाय 16 क्यों करेंगे सर? अरे वो लिखा है 16 टाइम्स फैक्टर ऑफ 16 तो लिखा भी ऐसे हीट्स था वो फिर सब कुछ पुट इन करो तो 16 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो हर सवाल में आपको एक ही बात समझ आएगी कि वो आपको ट्रैक करने की ट्रिक करने की कोशिश करेगा। अब तो आंसर दिख रहा है, फॉर्मूला भी आपको पता है। तो आपने 240 स्क्वायर अपॉन 100 किया तो वैल्यू आ गई 16। अब आप ये बताओ कि ये वैल्यू जो आ रही है मेरे पास यहाँ पर, ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को मुझे लगता है ये कैसे पता है कि ये आंसर है 36? 576 आएगा जब हम 240 को क्या सर मैंने वो b IR वाला फार्मूला दो दफा पुट किया। सही। पहले b I। अच्छा पहले बताओ इसको डिवाइड करो 240 स्क्वायर अपॉन 100 576। फिर उसके बाद 36 कैसे आ रहा है? 16 से डिवाइड करके आ रहा है। वेरी गुड सर मतलब इसमें जो ये वैल्यूज दी हैं ये रूम टेम्परेचर पे नहीं है, ये ऑपरेटिंग की है ना। देखो हीटर होने के बाद ये तो खुद कह रहे हैं ना, ये तो एक बच्चे ने पहले बता दिया था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैंप एट। तो इसका मतलब है कि जब आप बल्ब ऑन करोगे तो रेजिस्टेंस कितनी होगी 36। और जब ये अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस पर पहुंचेगा तो इस टेम्परेचर पे, उस हाई टेम्परेचर पे ये कंडीशन हो जाएगी। बल्ब शुरू में डिम होगा फिर ब्राइट होते होते किस पावर पे आ जाएगा? सर तो ये तो जब आप ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 576 क्या है? ये हाई जब वो टेम्परेचर गर्म हो जाएगा उस वक्त वो अपने रूम टेम्परेचर वाले सेटअप से कितने फैक्टर के ऊपर चला जाएगा? तो ये जो नंबर है इसका 16 टाइम करेंगे तो ऑपरेटिंग कंडीशन आ जाएगी। तो उसने जो सवाल दिया हुआ है उसने उस कंडीशन को क्रॉस करके दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये ऐसे कैसे समझ आएगा?
वही ना सर, इसमें नहीं। रूम टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। हाँ उसने कुछ बताया 16 फैक्ट। अब ये सवाल आसान है, थ्योरी है, चलो ये करो, ये आसान है। हेलो अच्छा मैं भेज दूँ, छोड़ना होगा यार, ये तो गलत नहीं हो सकता। बी कैसे है भाई, ये तो मेमोरी है ना, ये फर्स्ट लॉ है जो जिसमें करंट डिवाइड होता है, जिसमें जंक्शन बनता है, वो किरचॉफ का कौन सा लॉ होता है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन आ गया। सर ए लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? जानबूझकर कोशिश कर रहे थे ना। आगे के सवाल है। चलो ये भी गलत नहीं हो सकता। फिलामेंट इनका फेवरेट है आजकल, अभी भी फेवरेट, उस वक्त भी फेवरेट था। सर हमेशा एक्स उल्टा ये तो कोशिश करते ना बचपन। Which statement explains the shape of this graph? तो क्या ये फिलामेंट है? जब फिलामेंट को ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्राफ किस तरफ मुड़ेगा? कौन सा होगा? डी होगा। डी। डी वाला आंसर ये, the resistance of the filament increases with a rise in temperature. Very good, D is the right answer. ठीक, good, शाबाश। चलो अब इस पे आ जाओ। यहाँ ये आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा सा ट्रैक करेगा। The combined resistance of the resistor of resistor, these two are connected in parallel given by the formula. Which statement is used in the derivation of this formula? आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला किसका है? पैरेलल है। किरचॉफ ने सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला डिराइव करवाए थे। किरचॉफ ने दोनों फॉर्मूला डिराइव कराए थे। पैरेलल का फॉर्मूला ये वाला किरचॉफ के कौन से लॉ से बना था? सेकंड लॉ। अभी आपने मेरे साथ एमसीक्यू अभी की है, बिल्कुल अभी। पैरेलल was derived by first law and series was derived by second law. क्या सेकंड लॉ में, किरचॉफ के सेकंड लॉ में लूप बनता है और फर्स्ट लॉ में ब्रांचेस पैरेलल में बनती है। तो याद कर लो, फर्स्ट लॉ वाज यूज्ड टू डिराइव पैरेलल फॉर्मूला एंड सेकंड लॉ वाज यूज्ड फॉर सीरीज फॉर्मूला। अब करो। The currents through the two resistors are, ये गलत है। पैरेलल भी हो तो क्या करंट सेम होता है? PD across each resistor is the same, ये हो सकता है अगर आपको इसकी डेरिवेशन याद है सर। ही हो सकता है लेकिन ये किरचॉफ के अरे नहीं, उसको छोड़ो, किरचॉफ को ना। ये बताओ कि इसकी डेरिवेशन याद है किसी को? पैरेलल की। पैरेलल में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऐसे यूज हुआ था, I is equal to I1 plus, जरा मुझे डेरिवेशन करवाओ। ये पैरेलल है, I की जगह V अपॉन R। आगे मैं एक गलती करूंगा, V1 अपॉन R1। सर V1 क्यों? V तो कांस्टेंट है ना। वेरी गुड, क्या बात है, प्लस V अपॉन। अब बताओ अगला स्टेप। सर V कौन सी पे? V को कॉमन लूं? जी जी, अच्छा कॉमन ले लूं, फिर दूसरी जगह V कटा जाएगा। 1 अपॉन R, कट जाएगा। 1 अपॉन, ये डिसिप्लिन को प्लीज, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, डेरिवेशन हो गई। अब जरा इस MCQ को सॉल्व करो। ये हो सकता है the supply current is split between the two resistor in the same ratio। देखो कैसे धोखा दे रहे हैं। क्या पैरेलल में करंट सेम रेशियो में डिवाइड होता है या उल्टी रेशियो? उल्टा। The total power dissipated is the sum of the powers dissipated in the two resistors separately। ये इंटरेस्टिंगली सही है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट इसको डिराइव करने के लिए यूज हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? क्या पैरेलल में पावर डिवाइड नहीं होती? होती है। यही ए लेवल का लेवल है कि कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट रिलेटेड है?
यार छोड़ना करो ये। अब ये देखो यार एक दूसरे को इसका नहीं तू बड़ा बनी क्या। Sum of the electric currents into a point in a circuit is equal to the sum of the currents। क्या ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है? पढ़ो। This is Kirchhoff's first law which results from the conservation of energy। सोचिएगा ए लेवल में असूल ये है कि बच्चे को थोड़ा सा शो करो और वो गलती करवाओ। तो बी में ए में क्या गलती? सर चार्ज सोचो मैंने नोट्स में लिखवाया था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? एनर्जी। यार अब पैरेलल बनाओ। ये आई है, यहाँ पर I1 है और ये I2 है। तो करंट होता क्या है? क्या करंट एनर्जी है? करंट तो चार्ज होता है। यहाँ से आए 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब तुम इसको समझो कि कितना नैरो जाकर वो कोशिश कर रहा है कि बच्चा नवंबर में बैठे। सर एक मार्क्स से कैसे कोई ये मैं आपसे अगस्त में पूछूंगा। बूंद से समझना। ठीक है, अब जिसको ये भूल, देखो जो चीज भूलते जाओ उसको लिखो, अपने दिमाग में बिठाओ। हमने क्या गलती की है? हमने ये सीखने में गलती की कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस कर लिए। सर बस नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि वो कुछ नए करवा लूं। सर 2019 से करा। अच्छी बात है, अगर वो पढ़ता है तो फायदा है ना। कल वो कंपनी इंशाल्लाह कल वो कंपनी खोलेगा जिसको भी जॉब देगा। या पहले यहाँ से तो निकल जाओ। इसी वर्कशीट में। हाँ, इसी वर्कशीट में पेज नंबर है 50। अगर आपने फाइल खोली हुई है तो पेज नंबर 50 पे आगे बड़ी फाइल है। मैं अब आ रहा हूँ 2011 पे, ये मिडल है, फिर 2016 को क्रॉस कर लो। एमसीक्यू ऐसे ही करने चाहिए। अब सिर्फ ये करंट के एमसीक्यू है, बंदा खत्म हो जाए फाइल खत्म ना हो। जून 11 पेज 52 है। पेज नंबर है 52। The graph shows possible current voltage relation for a filament lamp and for a semiconductor diode। की मेमोरी अच्छी है और जिन्होंने मेरी क्लास शुरू से अटेंड की है उनको समझ आएगा कि मैंने इससे अब यहाँ से इससे क्यों शुरू किया। जो आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया था जून 2002, वो यही था, वही क्वेश्चन वापस मार दिया इसने। तो अगर आप 2002 से लेकर 2020 तक करके जाते हो तो 11 से 12 एमसीक्यू रिपीट लगते हैं। आप समझो आपने मैदान उड़ा दिया पूरा, क्योंकि 12 एमसीक्यू तो आपने हिट मार दी ना। आपका स्टैंड भी बचेगा, आपके पास एवरेज भी होगा। आपको जाना तो 28 तक है, 28 में से 12 आपने फुल टॉस उड़ा दिए। तो अगर आप स्मार्ट हैं और आप 2002 से शुरू करें और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर रिपीट मिलते हैं। अब बताओ इसका क्या आंसर है? ए क्यों? मेमोरी। सर फिलामेंट वाला तो वोल्टेज की तरह बैंड, फिलामेंट वाला वो होता है जो वोल्टेज की तरह बैंड करता है। पी वाला और आर, सर वो अभी आपने करवाया था ना। आर जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसकी थ्योरी तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो क्या वो प्योर मेमोरी पे जाएगा? इसको देखें, ये सवाल बहुत लोगों को ट्रबल करता है और इस पे उसने खुद बोला है। देखो पूरा पढ़ो, इसकी पूरी इंग्लिश पढ़ो और आप सवाल को देखते पहचान जाओगे, पहचान जाना चाहिए कि क्या ये पोटेंशियल डिवाइडर है। ये तबाही क्वेश्चन होता है, पाकिस्तान में लोग इसको मैनेज ही नहीं कर पाते। आप याद रखें कि पोटेंशियल डिवाइडर ऐसे रीड होता है और फिर ऐसे रीड होता है, यानी
हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर कितने टर्मिनल पे रीड होता है? 2। कभी भी खाली स्लाइडर को मत रीड करें, कभी आपसे गलती होगी ही नहीं अगर आप ये याद कर लें कि पोटेंशियल डिवाइडर हमेशा 2 टर्मिनल के बीच में होगा। जैसे आप अपने घर में जब एक 2 पिन लगाते हैं तो 2 पिन का मतलब कितनी लाइंस हो गई? 2। पढ़ो। अब ये सवाल बहुत चैलेंजिंग है, देखिए कौन कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस की लीस्ट परफॉर्मेंस है। आंसर नहीं पूछा मैंने, मुझे वर्किंग समझा है। क्योंकि देखिए वायरलेस प्रेवलेंस से करंट फ्लो करेगा R2 की वैल्यू V1 V2 की वैल्यू नीचे आएगी, देयर इज V1 अपॉन V2 है। तो पहला पॉइंट ये है कि इस पर जो वोल्टेज है वो V1 है और इस पर जो है वो V2 है। ये कह रहे हैं कि पहले तो ये तय कर लो कि इस सर्किट में जो नीचे रेजिस्टर लगे हुए हैं R1 और R2, इसकी बात अच्छी लगी मुझे। अब ये कह रहे हैं कि इस पर V1 है और इस पे स्मार्ट, ये बिल्कुल सही पिक किया इसने। अब दूसरा बच्चा कह रहा है डी, इस पे V1 है, इस पे V2 है। अच्छा, जो R1 को वोल्टेज मिलेगा क्या वो X से मिलेगा? जी सर। तो फिर इसको जो मिलेगा वो इससे मिलेगा। ये क्या है? L माइनस X। वेरी गुड। देखो, अगर आप ये समझ जाओ कि पोटेंशियल डिवाइडर हमेशा कितनी तारों से उठता है? 2। इससे ऊपर आओ तो L माइनस X है, इससे ऊपर आओ तो X है। परफेक्ट, लगाओ। सब लोग करो, अपने अपने आंसर निकालो। नहीं, मुझे नहीं लग रहा गलत, आई थिंक सही होगा। गलत कैसे होगा? अगर आपने वर्किंग लिखकर की है तो गलत होने का तो चांस नहीं है। आंसर है डी। नहीं, अभी तो बहुत सफर है। लेकिन मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूं इसको गौर से देखें। आज की क्लास में 2016 तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 2002 के कुछ क्वेश्चंस करवाए, 2002, 2003 और फिर मैंने 2011 उठा लिया। फिर मुझे आगे करना ये था कि 2016 से आगे जाऊं। इससे मुझे फायदा क्या है कि मेरे पास 3 जनरेशंस कवर हो जाती हैं। जिन लोगों ने मेरी बात समझ ली उनको ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिवाइडर असल में जो गेम है वो इस बात की है कि आपका स्लाइडर किससे पेयर हुआ है। आंसर बहरहाल रेशो पे है और सिंपल आंसर जो आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जिन्होंने फाइल मोबाइल पे खोली हुई है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर। चलो ये करो। नहीं, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, क्लास खत्म हो। नहीं, क्लास 50 तक है। देख कौन सी चाइनीज घड़ी लगाई। अच्छी बात है, अगर इसमें घड़ी पहनने की हाथ भी नहीं होगा। The diagram shows part of a current carrying circuit। या हेल्प करो ना, इसको छोड़ो। क्या ये पैरेलल है? जी सर। ये पैरेलल सर्किट है। What is the reading on the? तो एमीटर यहाँ लगा हुआ, तो 1, 2 और 5, तो क्या करंट इसी रेशो के उल्टा डिवाइड होगा? जी सर। अब ये करूंगा कैसे, क्या करूं? क्या रुक जाओ सर, पहले 1/, बेटा क्लास से सब सर पहले 1/8 और इस तरीके से जो रेशियो में क्या 3 रेजिस्टर पैरेलल में हो तो क्या रेशो लगाना सेफ है? मैंने क्या नहीं सर, 2 पे तो लग जाती है, 3 पे शायद ही किसी को याद हो। वो क्लास 8 में किलर क्वेश्चन आते थे, ट्रिपल रेशो। इनवर्स में ट्रिपल रेशो लगाना बहुत मुश्किल है। सर पहले सबसे ऊपर का निकालना, सबसे आखिरी का निकालना, हम बीच वाले से माइनस कर कैसे? मतलब ऊपर वाले का भी तो किसी तरीके से निकलेगा। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम। एक तरीका तो वही है फील पाकिस्तानी तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो ये कह रहा है कि पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस सी होगा। आंसर नहीं चाहिए।
आप सर आप सही नहीं हो तो आपको नहीं मैं ये नहीं बोलता, ये बता दूंगा फिर तुम मेथड निकाल दोगे। अच्छा सर इन तीनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाँ इन तीनों की इफेक्टिव निकाल लूं 1/1 प्लस 1/2। ये बात जो कह रहा है, ये बात कह रहा है जो कभी कभी सेंसिबल बात करता है, ये सही कह रहा है। 1/r इज इक्वल टू, ये लगाओ। यस सर 8 आएगा। अच्छा ये लिखवाओ, इसमें क्या लिखो 1/1 अबे 10/17 है। 1.17 आ गया 1.7 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5। चलो अब कैल्शियम लो 1.7 आ गया 10 हो जाएगा। 17/10 उसको भी रेसिप्रोकेट करके ऊपर क्या आएगा 17 10 प्लस 5 प्लस 2, ये क्या है? तो फिर r क्या होगा? 10/17 फिर क्या करूं? सर इसको वोल्टेज निकाल लें। इसे वोल्टेज निकालो। करंट दिया वाला सर। हाँ नहीं उसको बोलने दो। 50/10 V is equal to IR, करंट क्या है? 5 into 10/17 2.98 हां 2.98। वेरी गुड वर्किंग, बहुत अरसे बाद इसने इंप्रेसिव वर्किंग है। सर आप मुझे ध्यान नहीं देते मुझे, मैं बहुत इंप्रेसिव। मैं बस इतना फॉलो टाइम। V is equal to 2.98 वोल्ट। सर अब अच्छी पैरेलल बात। है तो वोल्टेज तो सेम अब ही रहेगा, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट निकालना है। निकालो। सर आ रहा है सी आंसर आपका। सही है। अब मैं क्या करूं? I is equal to V/R। जी सर V तो वही रहेगा 2.98। डिवाइड बाय 2। ऐसी वर्किंग करने में मजा आता है ना। एमसीक्यू आपने किया लेकिन आपने वर्किंग की है, करो। सर तो इसमें टाइम भी तो लगता है। अरे भाई बहुत लंबी वर्किंग। उस टाइम से तो बेहतर है जो 6 महीने एक्स्ट्रा बैठना पड़े बंदे को दोबारा। A2 कर रहा हो बंदा और AS कर रहा हो साथ। सर उसमें ग्रेड तो मिल जाएगा। अरे तो उसमें A2 उड़ जाएगा कलमन। ये भी आप कह रहे हो नवंबर खुदा ना करे देना पड़े ना, तो यकीन करो पूरा A2 उड़ जाता है। सर A2 मुश्किल है। A2 मुश्किल, A2 आसान है। A2 MCQ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, फुल मेमोरी है। सर तो A2 में तो मेमोरी तो बहुत आसान बात हुई होती है, याद है। पाकिस्तान में मेमोरी हमारी जिंदगी है। लेकिन फॉर्मूला भी कितने भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको याद कर लो यही आएगा तो उसमें क्या मुश्किल है? पाकिस्तान के जो लोकल सिस्टम इंटर उसमें से ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट छपता है उर्दू में ऐसे आता है। मेरा नाम नासिर है, हम कराची में रहते हैं, 2 महीने सब यही लिखते हैं। मतलब अंश भी ये लिखेगा, ये बच्ची भी वही, सब एक ही बात लिखेगी। आप में लिखते नहीं मेरा नाम असद है, पास कर गए। आप में से जो लोग इंशाल्लाह टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जाएंगे अगले साल, वो हैरान हो जाएंगे कि सब एक ही चीज लिखते हैं और उसमें भी कम बगल नकल कर रहे हैं। जब बता नासिर का कौन था यार, ये लेवल एएस लेवल का और A2 लेवल का फर्क। सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है A2, सुनो सिलेबस कहता है A2 कोर है। कोर का मतलब आपकी मेमोरी इस तरह इन्वॉल्व होती है कि जो आप पढ़ेंगे बुक से और नोट से वो ही पूछेगा। वो ये नहीं करेगा कि ओपन फाइल मार दे कि बताओ तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं, ऐसे नहीं पूछेगा। तुम्हारे सर का वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ योर हेड, बताओ मास ऑफ एप्पल क्या है। ये कहलाते हैं ओपन फाइल। लग गया नहीं लगा ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, व्हाई यू कैन नॉट स्ट्रेच वाटर, व्हाई यू कैन नॉट सी इन द डार्क। बेतुके सवाल है ना, A2 में कभी नहीं आता। A2 में सॉलिड थ्योरी है। A2 में कहते हैं कि अगर आपको सवाल पढ़ के जवाब याद ना आए तो मत लिखिए, आप लिख ही नहीं सकते, चेक ही नहीं करेगा। और एएस में उल्टा है, अगर आपको सवाल पढ़ के जवाब याद आ गया तो आप गलती कर रहे हैं। सेकंड दिख रहा होगा पैरेलल लेकिन होगा सीरीज। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जल्दी से कर लेते हैं, लोगों का सीरीज पैरेलल दिमाग चल रहा है। ये हमें वैसे अंश ने करवाया सवाल पूरा मेहनत से। नहीं अब इतना नहीं, वनश पूछ जाएगा एक सवाल एक एमसीक्यू खाली। चलो ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन 4-5 कर रहा है आपने। माशाल्लाह। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत हुआ था। डी आंसर होना चाहिए क्योंकि फीलिंग बताओ रीजन बताओ। क्योंकि w हो जाएगा x का पावर बढ़ जाएगा। 4 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड। ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल आपस में सीरीज। हाउ विल द पावर्स टू द रेजिस्टर चेंज? क्या पावर सीरीज और पैरेलल दोनों में डिवाइड होती है? क्या पावर सीरीज में और पैरेलल दोनों में डिवाइड होती है? होती है ना। क्या
पावर, तीसरी बात पूछ रहा हूँ, क्या पावर सीरीज और पैरेलल दोनों में डिवाइड होती है? Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट हो गया कॉन्सेप्ट। अब पढ़ो, कह रहा है रेजिस्टर चेंज में रेजिस्टर W इज, जैसे ही W हटेगा X अकेला सीरीज में बैठ जाएगा, Yes, sir. और ये दोनों फिर भी इसके हटते ही X का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि अकेला X तो ज्यादा लोड देगा, ज्यादा लोड क्यों देगा? सर क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इफेक्टिव अभी कम है, और जब ये हट जाएगा ज्यादा हो जाएगा। Very good. अब सॉल्व करो। So B है ना? B है। B है ना यार effective। हाँ सही है भी है। सर और Y और C कंपनसेटर पर दोनों। कंपनसेटर का लफ्ज तो कह सकते हो किसी हद तक, लेकिन या आप इसकी बातचीत प्लीज रोको। सी है। पावर डिवाइस इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल, ये उड़ गया। जब ये उड़ जाएगा तो ये अकेला बैठा हुआ है सीरीज में, तो इसके अक्रॉस पावर बढ़ेगी, और कंपनसेटर रूल पे इन दोनों के अक्रॉस पावर कम हो जाएगी। ये मुश्किल क्वेश्चन था। इतना नहीं बोला। सर अगर X के अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पावर कम नहीं होगी। वोल्टेज भी तो जिसका लोड ज्यादा है, इस एसी की पावर ज्यादा है, तो इसको लोड भी ज्यादा मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है ना, P is equal to I square R। तो जब आप सीरीज में बैठे हुए हो, सीरीज में, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको ज्यादा पावर मिलेगी। तो पावर और रेजिस्टेंस का इनवर्सली वो प्रोपोर्शनल तब होते हैं जब पैरेलल में बैठा हो। दो फार्मूला है ना, I square R सीरीज में, V square upon R पैरेलल में। चले हम इसको यहाँ तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर कैसे सर B स्क्वायर अपॉन R सीरीज से नहीं कैसे लगेगा? सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड होता लग सकता है, कि दोनों का अलग अलग वोल्टेज चाहिए। सर यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होगी? It is the ratio of stress to strain at a constant temperature। ये कांस्टेंट टेंपरेचर जरूरी होता है? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो यंग मॉड्यूलस को इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। और सर टेंशन की डेफिनेशन? किसकी? टेंशन। टेंशन। जी सर वो पेपर था जो जिसमें यंग मॉड्यूलस की और टेंशन की डेफिनेशन पूछी हुई थी। अभी तो 12 वाला है। अच्छा, वो यंग उसी चैप्टर में। जी, हाँ, सर। फिर सही। टेंशन इज द रिस्पांस ऑफ स्ट्रेच इन अ स्ट्रिंग। सर मैंने आपसे टेंशन की डायरेक्शन का पूछना था आपके। हाँ, उसमें क्या होता है कि जब तुम किसी चीज को केबल से लटकाते हो तो याद कर लो कि ये उसका वेट है, तो इधर बैठोगे तो टेंशन ऐसे दिखाओ, यहाँ आओगे तो ऐसे दिखाओ। ए लेवल में किसी एक स्ट्रिंग में हमेशा दो टेंशन होती हैं, यहाँ खड़े होगे तो नीचे की तरफ है, यहाँ खड़े होगे ऊपर की। टेंशन एक ही है। सर इसकी मुझे क्लियर है, मैंने सवाल देखा था उसमें पैराशूट था और फिर? टेंशन की डायरेक्शन। हाँ, तो अगर पैराशूट ऐसे जा रहा है तो ये उसका वेट है, यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ होगी। नहीं सर वो बोर्ड के साथ ऐसे लगा हुआ था ऐसे। क्यों है इस पैरेलल में? ऐसे वाला क्वेश्चन, रीड एंड राइट में था हां ये वाला। यार यार याद है अभी खोल लो इसमें तो ऐसे आएगा बस, अभी दिखा दो ना और कुछ। इस पे रिजॉल्व कर दो। ऐसे ही होगा सर ने जैसे बताया। हाँ, रिजॉल्व होगा। ये तो रिजॉल्व वाला क्वेश्चन कह रहे हैं। ये तो ऐसे का और भी सवाल हैं, क्या बहुत कहते सारे हैं बहुत सारे। पिक्चर लटकी हुई होती है,